नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर अर्थशास्त्र की क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में आज हमारी तीसरी क्लासें चलने वाली हैं। और मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने अपने आपसे पहले दो क्लासों में आपसे पहली दो क्लास में बताया कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, उनकी क्या इनकी होती है, क्या इनकी क्वालिटी होती है। यहीं से मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया, जब मैंने आपको अर्थव्यवस्था बताई थी, मैंने आपको बताई थी बंद अर्थव्यवस्था बताई थी, विकसित अर्थव्यवस्था बताई थी, अविकसित बताई थी, विकासशील बताई थी, पिछड़ी हुई बताई थी और खुली अर्थव्यवस्था बताई थी। तो मैं यदि आपसे पूछने लगूं कि भैया बंद अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, आप कहोगे भैया बंद अर्थव्यवस्थाएं तो ऐसी थी जिनमें ना तो आयात हो रहा था और ना निर्यात हो रहा था। भैया, अब निर्यात और आयात क्या होता है, मतलब ना तो वस्तुओं का आदान हो रहा था ना प्रदान होता है। जैसे विदेशों से हम सामानों को खरीदते हैं, भैया बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरी बंद अर्थव्यवस्थाएं होती कौन सी हैं? बंद अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें लेन देन बिल्कुल नहीं होता, आत्मनिर्भर होती हैं। जैसे कौन सी? उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसे भारत की अर्थव्यवस्था है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भैया 3-4 टॉपिक हमें अपने क्लियर करने हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा होगा? सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आर्थिक विकास। एक होता आर्थिक समृद्धि, दूसरा होता आर्थिक विकास। इतना करने के बाद में जब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं के सेक्टर, अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र कौन से हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हालांकि अब तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आप जो 1-2 साल से पहले जो क्वेश्चन देखा था तो वहां से क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के चतुर्थ सेक्टर से में भी देखा गया था, अर्थव्यवस्था के 5वें सेक्टर में से भी देखा गया था। लेकिन हमें मेजर रूप से कितने पढ़ने हैं? अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी है। देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। इन तीनों क्षेत्र के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भैया, जो उसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? उसके बाद देखेंगे हम मौद्रिक मूल्य। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मौद्रिक मूल्य क्या होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे बाद में हम पढ़ेंगे जीडीपी। आज की क्लास में हमें जीडीपी क्लियर करनी है। और जो छठा टॉपिक होगा वो होगा भैया एनडीपी। देखिए, इन सब चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर जीडीपी, जीएनपी, ये केवल एकमात्र यही चीजें पढ़ करके क्या नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम इन चीजों की पढ़ लें और क्या हुआ हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुई। नहीं, हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं अर्थव्यवस्था में। जैसे हमें यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी, जीएनपी। उसके बाद में हमारा 7वां टॉपिक क्या होगा इस अगली क्लास का? वो होगा एनएनपी। एक होता एनएनपी, जीएनपी होता, उसके बाद होता है एनएनपी। मतलब ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होते हैं। यदि हमने इनको क्या किया, हमने इनको रटने की कोशिश करेंगे तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम इन 4 टॉपिक को ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इनको मैप के माध्यम से, आप कहोगे भैया तुम तो इतनी भी इकोनॉमिक्स में मैप लेकर आ रहे हो, क्योंकि यदि मैप के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ लेंगे तो हम याद करने से बच जाएंगे, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम इनको ऐसे इस तरह से थ्योरी के माध्यम से लिखवा दूं केवल, तो वो तो कहाँ लिखा हुआ है, वो सब चीजें तो किताबों में लिखी हुई है, वहां से जाकर पढ़ लीजिए। हमें क्या नहीं करना, केवल थ्योरी को रटना ही नहीं है, हमें मैप के माध्यम से इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि याद करने वाली चीजें तो बिल्कुल करनी है नहीं, केवल क्या है, इकोनॉमिक्स में सभी चीजें क्या है, समझने वाली हैं। यदि कोई मैथ का स्टूडेंट है तो वो बहुत जल्दी कर ले जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। वो देखिए क्या है, पहला टॉपिक होता है हमारा आर्थिक समृद्धि। यदि हम बात करें यहाँ पर आर्थिक समृद्धि की, यदि हम बात करें, आर्थिक समृद्धि होता क्या है? मैंने तो बताया था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ऐसा क्षेत्र, मतलब यदि अर्थव्यवस्था में मापने योग्य परिवर्तन हो रहे हों, अर्थव्यवस्था में यदि मापने योग्य परिवर्तन हो रहे हैं, लिखेंगे अर्थव्यवस्था में यदि मापने योग्य परिवर्तन हो रहे हों, परिवर्तन जैसे
जैसे कौन से, पीआई यानी पब्लिक इनकम, पीआई का मतलब होता है पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, एनआई, एनआई बोले तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम परिवर्तन हो रहे हों, यदि अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम, पब्लिक इनकम जैसे परिवर्तन हो रहे हों तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। देखेंगे तो हम कह सकते हैं हो रहे हों तो हम मानते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब आप कहोगे भैया कि नेशनल इनकम और पब्लिक इनकम क्या है। देखिए पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, एक अलग चैप्टर है। कौन सा, नेशनल इनकम और पब्लिक इनकम। नेशनल इनकम तो क्या होती है, पूरे देश की जितनी भी आय होती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। यदि हम नेशनल इनकम को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो निकल कर आती है पब्लिक इनकम। जब देखो नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, पब्लिक इनकम भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, मतलब उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर आता नेशनल इनकम और पब्लिक इनकम में यदि परिवर्तन हो रहे हैं, मापने योग्य है, तो हम उसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यदि ये आर्थिक समृद्धि लगातार बनी रहे, यहीं पर लिखेंगे, यदि आर्थिक समृद्धि लगातार बनी रहे, यदि आर्थिक समृद्धि लगातार बनी रहे तो आर्थिक विकास होता है। अब देखो दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा, आर्थिक विकास क्या होता है, तो भैया आर्थिक, तो आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास होता है। अब देख आप कहोगे भैया आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, तो देखो आर्थिक विकास दूसरी हेडिंग डालेंगे, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में लिखेंगे, यदि लगातार आर्थिक समृद्धि बनी रहे तो किसका निर्माण होता है, आर्थिक विकास का निर्माण होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार आए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आ रहा है, और कौन सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कौन सा भैया, शिक्षा। इन 3-4 क्षेत्र में यदि निरंतर मात्रा में सुधार होता जा रहा है तो हम कहेंगे कि भैया आर्थिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, आर्थिक विकास हो रहा है। लिखेंगे इसे हेडिंग में डाल करके, यदि शिक्षा, यदि आर्थिक विकास के साथ, यदि आर्थिक समृद्धि के साथ में समृद्धि के साथ यदि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि क्षेत्र में भी विकास हो, तो क्या होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक विकास माना जाता है भैया।
क्या माना जाता है, आर्थिक विकास माना जाता है। देखो आप इसका मतलब एक बात तो ऐसी है कि पहली वाली बात तो आर्थिक समृद्धि थी, मतलब आप लगातार पैसा तो कमा रहे हैं, आर्थिक समृद्धि में आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा, आपका विकास नहीं हो पा रहा, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आप खर्च नहीं कर पा रहे, तो क्या क्या कहेंगे, आपका आर्थिक विकास हुआ? जी भैया आर्थिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि केवल पैसा कमा लेने से विकास नहीं होता। यदि हम इतना पैसा कमा लें कि हम अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पीने वाली वस्तुएं और सुरक्षा, इन सब चीजों को कहाँ ले जाएं, टॉप पर ले जाएं, या इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा विकास करें, तो व्यवस्था कैसी होगी, व्यवस्था आर्थिक विकास की होगी। आपने कहा जी भैया बिल्कुल, मैंने कहा जी एक चीज होती है आर्थिक समृद्धि हो रहा आर्थिक विकास में। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे मौद्रिक मूल्य, इसके बाद में हेडिंग डालेंगे मौद्रिक मूल्य, यहीं पर एक हेडिंग डालेंगे मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य क्या होता है? मौद्रिक मूल्य क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी क्षेत्र में, मतलब किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में कुल उत्पादित वस्तुओं का, कुल उत्पादित वस्तुओं का लिखेंगे, अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल वस्तुओं का, कुल वस्तुओं का मानक मूल्य, मानक मूल्य क्या कहलाता है भैया? मानक मूल्य मौद्रिक मूल्य कहलाता है। मौद्रिक मूल्य कहलाता है। मतलब किसी क्षेत्र में यदि आपने कितना किलोग्राम हुआ, जैसे देखो कि कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, अब मैं आपसे बात करूं मौद्रिक मूल्य की, भाई यदि हम बात करें इस क्षेत्र में, ये क्या अपना इंडिया, यदि हम बात करें अपने इस तरह से, ये अपना भारत है भाई, क्या है थोड़ा सा, हाँ इस तरह से, ये क्या अपना भारत है, भारत है अपना, यार बिगड़ गया थोड़ा, अपना भारत है भैया। अब इस भारत में आप ऐसे देखो, यहाँ पर 10 किलोग्राम, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 10 किलोग्राम तो हुआ क्या, 10 किलोग्राम गेहूं, चना भी उत्पादन हुआ 5 किलोग्राम चना, और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे 10 किलोग्राम चावल, और भी बहुत सारी चीजें हुई। अब ये जो है ना, ये जो जितना भी उत्पादन हुआ अर्थव्यवस्था में, जितना भी उत्पादन हुआ, इन वस्तुओं का यदि रुपए में मूल्य निकाल लिया जाए, इन वस्तुओं का रुपए में मूल्य, रुपए की कीमत में मूल्य आंक लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कीमत में मूल्य क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मौद्रिक मूल्य। क्या कहेंगे भैया इसे? मौद्रिक मूल्य कहते हैं। क्या कहेंगे भैया इसको? मौद्रिक मूल्य। अब इसके बाद में चैप्टर बताया था मैंने तुम्हें, मैंने बताया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कि भैया इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब की बार हेडिंग कौन सी डालेंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यदि कांस्टेबल लाइन में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से निकल कर आ जाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से ही, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से निकल कर आ जाएगा। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं आता, इस चैप्टर से क्वेश्चन निकल कर आता। अब सीएसओ ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है भाई? 3 भागों में बांटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं 3 भाग, लिखेंगे सीएसओ के अनुसार।
इसके CSO के अनुसार लिखेंगे, CSO के अनुसार कितने क्षेत्र में बांटा हुआ है अर्थव्यवस्था को? 3 भागों में। पहला यहां से निकल कर आ जाएगा प्राथमिक, पहला कौन सा निकल कर आता है यहाँ से? प्राथमिक। दूसरा निकल कर आ जाएगा यहाँ से द्वितीयक, तीसरा निकल कर आता है यहाँ से तृतीयक। अब प्राथमिक में कौन सा आता, द्वितीयक में कौन सा आता और तृतीयक में कौन सा आता? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। अब इनमें देखेंगे भैया प्राथमिक कौन सा, द्वितीयक कौन सा, तृतीयक कौन सा, क्योंकि एग्जाम में सीधा एग्जाम क्वेश्चन लेकर पूछ ले जाएगा कि बैंकिंग सेवाएं अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर का अंग है? बैंकिंग सेवाएं अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर का अंग है? या कृषि कार्य अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर का अंग है? या लोहा इस्पात उद्योग जो है अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर का अंग है? जब पता है यूपी पैट का एग्जाम हुआ था 2021 में, यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था 2021 में, तो उस समय हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। इतनी अधिक जानकारी तो थी मतलब, पर इतनी नहीं थी। तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया पीईटी का जो 2021 का सेट था, वहां से क्वेश्चन आया कि भैया आप मुझे बताएं जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का अंग है? अभी हमें पता नहीं था कि सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ये पता नहीं क्या होते हैं, हमें इनका भी जानकारी नहीं थी, तो मैं इस क्वेश्चन को गलत कराया था। लेकिन जैसे मैंने घर पे आकर किताब में देखा, अर्थशास्त्र की किताब में देखा, तो मैंने देखा भाई ये तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथ का तो इतना बड़ा क्वेश्चन करा तब जाकर के 1 नंबर मिला, ये तो बहुत ही आसान चीजें थी। तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ा और बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वो क्वेश्चन हमें आज तक दुख दे रहा है। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में लिखेंगे यहीं पर, अब इसके लिखेंगे भाग, प्राथमिक क्षेत्र के भाग लिखेंगे, इसमें हेडिंग डाल करके कौन सा, तो लिखेंगे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कौन से आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र। यदि हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, इसमें आते हैं उद्योग धंधे, उद्योग। यदि हम बात करें तृतीयक क्षेत्र की, इसमें आती है सेवा क्षेत्र। इतनी तरह से बटे हुए हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब यहीं पर हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक में भी कृषि क्षेत्र, क्योंकि एक एक करके हम इन तीनों हेडिंग को पढ़ेंगे भाई। पहले तो प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। डिटेल से देखें तो प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र लिखेंगे। इसमें इस सेक्टर में वो वाले कार्य आते हैं जिनका उपयोग कृषि में हुआ, मतलब जिनका उत्पादन कृषि में हुआ, लेकिन अभी तक उनका रूप नहीं बदला। भाई अब ऐसे देखो, कृषि में क्या उगाया हमने? कृषि में हमने गेहूं उगा लिया, गेहूं उगाया, लेकिन अभी गेहूं ही है वो, हमने उसको पीस के आटा नहीं बनाया, या हमने क्या नहीं करा, उसको पीस के भी आटा थोड़ी बनाया। कृषि में केवल गेहूं ही तो होगा, तो गेहूं किस क्षेत्र का भाग है? गेहूं भैया प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। लेकिन हमने उसे पीस के क्या बना दिया? आटा बना दिया। अब आटा बनने के लिए उसमें कहाँ गया वो? उद्योग का मतलब होता फैक्ट्री या कंपनी में। अब गेहूं गया कहाँ पर? उद्योग में, मतलब चक्की के पास में गया। अब चक्की ने उसको पीस दिया, तो मतलब उद्योग में जाकर के उसका रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब गेहूं का पीस करके बना दिया गया आटा। अब आटा बनने के तो बाद कौन सा पहुंच गया? वो पहुंच जाएगा उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अब आटे वाला क्षेत्र है। अब किसी ने उसको आटे को खरीद लिया, खरीदने के बाद में उस आटे से क्या बना के बेच दिया? उस आटे से ब्रेड बना के बेच दिया। तो आटे से क्या बनाया? ब्रेड बनाया, मतलब उसका 2 बार रूप परिवर्तन होगा। देखो पहले तो कृषि से गेहूं उगाया, प्राथमिक क्षेत्र में था, उसको ले जाकर के पीस करके आटा बना दिया, द्वितीयक क्षेत्र में पहुंच गया, मतलब निर्माण के क्षेत्र में पहुंचा। अब आटे वाले से किसी ने आटा खरीद करके उसको क्या बना दिया? उसे बना दिया भैया ब्रेड, तो मतलब विनिर्माण, उसका 2 बार रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ?
अब ब्रांड बनने के बाद में वो गया दुकान पर जा करके दुकानदार ने उसको बेच दिया, तो मतलब सेवा के क्षेत्र में पहुंच गया। तो ये बाद वाले दोनों सेक्टर, उद्योग और सेवा क्षेत्र, किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है कृषि के ऊपर। किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। तो ये चीज आपको समझ में आई। इस बार यहाँ पर लिखेंगे, इस सेक्टर में कृषि उत्पादित क्षेत्र रखे जाते हैं, उत्पादित उत्पाद रखे जाते हैं, उत्पाद रखे जाते हैं। लेकिन कृषि उत्पादित उत्पाद रखे जाते हैं, लेकिन एक शर्त और मैंने बताई, उन उत्पादों का रूप परिवर्तन नहीं हुआ हो। लेकिन उन उत्पादन का लेकिन उन उत्पादों का उद्योगों में ले जाकर रूप परिवर्तन नहीं हुआ हो। मतलब भैया क्या कृषि क्षेत्र से कुछ चीजें उत्पादन हुई, उत्पादन के बाद में केवल उत्पादन ही करा उनका हमने। अभी गेहूं को पीस के आटा नहीं बनाया, सरसों को उगाई है तो सरसों को पीस करके निकाल कर उसका तेल नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? सरसों का निकाल करके तेल नहीं बनाया। जो चीजें उत्पादन है वो भी इसी तरह से रखी हुई है, तो प्राथमिक क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में है। अब इस क्षेत्र में आते कौन कौन से अंग है भैया? इस क्षेत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? कहाँ पहुंच गए भैया? कौन कौन से अंग आते हैं? तो लिखेंगे इसके सेक्टर। पहला सेक्टर कौन सा है इसमें? पहला लिखेंगे इसमें आपका पहला लिखेंगे इसमें कृषि, दूसरा लिखेंगे खनन, तीसरा लिखेंगे, ये इसी कृषि क्षेत्र के भाग हैं। तीसरा कौन सा लिखेंगे? या ए बी सी करके डाल देना, कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी और सी। तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? खनन हो गया, कृषि हो गया, और कौन सा होगा? वनस्पति उत्पादन, वनस्पति उत्पादन। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा आ जाएगा भैया, तो कृषि से संबंधित चीजें होती हैं, ऐसा लिखेंगे कृषि से संबंधित चीजें। बस इस तरह से लिख लेंगे इसमें हेडिंग डाल करके, कृषि से संबंधित चीजें, कृषि संबंधित वस्तुएं, उद्योग नहीं, मतलब कृषि से संबंधित वस्तुएं जिनका उद्योग में जाकर परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या आती है भैया खनन क्षेत्र में। मतलब खनन क्षेत्र है, इसको किस क्षेत्र में रखते हैं? तो खनन आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरी बातें क्या होंगी यहाँ पर? दूसरी चीजें यहाँ होंगी कृषि संबंध वस्तु। अब तो दूसरी चीज खनन क्षेत्र में आई कि भैया एक बात बताओ, बोतल में बंद पानी बिकता, बोतल में बंद क्या बिकता? पानी। अब पानी तो किससे संबंधित है? वो मतलब प्राथमिक सेक्टर का ही तो भाग है। यदि आपसे किसी ने कहा कि भैया हमें एक गिलास पानी दे दो, आपने कह लिया पानी लेकर के गिलास में दे दिया, तो अभी आप प्राथमिक क्षेत्र में हैं। लेकिन यदि किसी ने कहा कि मुझे 20 रुपए लेकर के दुकान पे से एक बोतल लिया पानी की, तो अब आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि जो पानी की बोतल है ना, वो कहाँ से भरकर आई है? वो इन उद्योग वाले क्षेत्र से भरकर आई है। किन क्षेत्र से? इन उद्योग वाले। और उद्योग वाला क्षेत्र कौन सा भैया? द्वितीयक क्षेत्र है कि नहीं है? उद्योग वाला क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। जी भैया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। मतलब यदि पानी किसी को वैसे दे दिया गिलास में तो प्राथमिक क्षेत्र में। यदि हमने किसी को ऐसे नहीं कि बोतलें भर के दे दे, नहीं, जो बाजार में वस्तुएं बिकती है ना, बाजार का पानी जो बिकता है बोतल वाला, जैसा बिसलेरी हुआ, बिलसेरी हुआ, एक्वाफिना हुआ, ये क्या है? बोतल के एक ब्रांड है, पानी की बोतल के एक ब्रांड है। बिलसेरी, बिसलेरी, एक्वाफिना, ये सब क्या है? बोतल के एक ब्रांड है। अब इन बोतलों को खरीदेंगे मतलब आप द्वितीयक क्षेत्र में जा रहे हैं, सेकेंडरी क्षेत्र में। तो मेरे मुंह से निकला हुए एक एक लाइन जो है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, मेरा तो मानना ये है। अब लिखेंगे अपना द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र।
यहीं पर हेडिंग डाल लेंगे ए बी सी और डी। यहाँ पर लिखेंगे अपना द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में लिखेंगे कि इस क्षेत्र में वह वस्तुएं आती हैं जिनका, इस क्षेत्र में वह वस्तु आती है जिनका उद्योग धंधों में जाकर रूप परिवर्तन हो चुका है। इस क्षेत्र में वह वस्तु आती हैं, वह वस्तुएं क्या आती हैं जिनका उद्योग धंधों में जाकर, जिनका उद्योगों में जाकर रूप बदल चुका है। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर कौन से भैया? एग्जाम्पल लिखेंगे बोतल बंद पानी, बोतल बंद पानी मतलब पानी भरा नदी वगैरह से, उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद में उद्योग धंधों में ले गए, बोतल में भरा, प्योरीफाई कर करके बाजार में बेच दिया। सेकेंडरी क्षेत्र में पहुंचेंगे पिसा हुआ आटा, पिसा हुआ आटा, ब्रेड, और क्या होता है जो बाजार में चीजें बिकती हैं, बेसन। ये सब किस क्षेत्र के भाग हैं? ये सब सेकेंडरी क्षेत्र के भाग हैं। अब सेकेंडरी क्षेत्र में आते कौन कौन से हैं? जैसे निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और कौन से विनिर्माण क्षेत्र। अब यहीं पर लिखेंगे उद्योग क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। इसके भाग कौन से हैं? इसके भाग लिखेंगे पहला उद्योग क्षेत्र, बी लिखेंगे निर्माण क्षेत्र, सी में क्या लिखेंगे? सी में लिखेंगे विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण। आपका वही है उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ये सब चीजें क्या है? अब देखो भी क्या है उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र क्या है? कच्चा लोहा निकला, कच्चा लोहा वगैरह निकला। अब कच्चा लोहा निकल तो गया, यदि खदान से खोद रहे हैं तो किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। खदान से खोदने के बाद में उसको प्यूरिफाई करा, फिल्टर करने के बाद में उसको लोहे का रूप दे दिया, एक शेप में आकार बना दिया उसका, तो किस क्षेत्र में भैया? उद्योग क्षेत्र में। एग्जाम्पल जैसे खदान से कच्चा लोहा खोद करके उसे पकाकर बेचना, जैसे खदान से कच्चा लोहा लेकर सामान बनाकर बेचना, सामान बनाकर, थोड़ा नीचे लिखेंगे, सामान बनाकर बेचना। दूसरे में क्या बताया था? दूसरे में बताया था मैंने तुम्हें, कौन सा भैया? दूसरे में बताया था मैंने तुम्हें निर्माण, मतलब कच्चा लोहा खुदा। किस क्षेत्र का अंग है कच्चा लोहा? कच्चा लोहा अंग है भैया प्राथमिक क्षेत्र का। निर्माण, किसान से गेहूं खरीद कर उसको आटा बनाकर बेचना। गेहूं खरीद कर क्या बनाकर बेचना? आटा बनाकर बेचना। गेहूं खरीद कर आटा बनाकर बेचना। गेहूं खरीद कर आटा बनाकर बेचना। अब तीसरा कौन सा था? विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा कौन सा बताया था मैंने तुम्हें? विनिर्माण क्षेत्र। देखो सब चीजें इसमें समझने वाली हैं, यदि तुमने समझ लिया तो कर लेना है इसको। निर्माण एक बार निर्माण हो गया मतलब आटा बना दिया। विनिर्माण मतलब दोबारा निर्माण कर दिया। अब उस आटे को खरीद कर किसी कंपनी वाले ने क्या करा? उसका ब्रेड बना के पैकेट बंद करके बेच दिया। लिखेंगे आटा खरीद कर, आटे से
आटे से ब्रेड बनाकर बेचना किस क्षेत्र में आता? ये क्षेत्र आते हैं भैया द्वितीयक क्षेत्र में। तीसरा लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे जैसे बोतल बंद पानी, एग्जाम्पल में बोतल बंद पानी, आटा, ब्रेड आदि की क्षेत्र के अंग सब सेकेंडरी क्षेत्र के अंग। अब आता हूं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन इस सेक्टर में कंपनी लोगों द्वारा नौकरी करके दी जाने वाली सेवाएं, नौकरी करके या डायरेक्ट दी जाने वाली सेवाएं आती हैं। अब देखिए बहुत सारे क्षेत्र आते हैं इसमें अर्थव्यवस्था में, नौकरी करके दी जाने वाली सेवाएं जैसे डायरेक्ट क्षेत्र इत्यादि आते हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा, जैसे एग्जाम्पल कौन सा जाएगा? बैंकिंग, पुलिस, टीचिंग मतलब अध्यापन कार्य, ये सब किस क्षेत्र के अंग है? ये सब अंग है भैया तृतीयक क्षेत्र के। अब इसी क्षेत्र में एक चीज और आती है, जैसे किसी के पास में भूमि होती है, किसी के पास में कृषि योग्य भूमि नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति के पास में कृषि योग्य भूमि नहीं है और किसी के पास में है, तो उसमें चीजें क्या होंगी? उसमें ऐसे होता, कुछ व्यक्ति ऐसे कभी हम तो खुद तो कृषि करेंगे लेकिन भूमि को पट्टे पर दे देंगे। क्या करेंगे? भूमि को पट्टे पर दे देंगे। तो भूमि को पट्टे पर देना किस क्षेत्र का अंग है? वो भी तृतीयक क्षेत्र का अंग है। जैसे भूमि को पट्टे पर देना, भूमि को पट्टे पर देना किस क्षेत्र का अंग है? सब तृतीयक क्षेत्र का अंग है। इसमें बहुत सारी सेवाएं आती हैं, जैसे कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। क्या लिखेंगे? कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। कंपनी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? इसी सेक्टर के अंतर्गत आती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी किस क्षेत्र में आती हैं? इसी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के पांचवें सेक्टर में है, उनके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब इतना पढ़ने के बाद में जो हमारा अगला सेक्टर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा जीडीपी, जीएनपी। क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा, अब हमें देखना अब तक हमने क्या देखा। तो मैं आपसे बात करूंगा ये एक बार चीजों के रिवाइज करें दोबारा से। अर्थव्यवस्था में यदि मापने योग्य परिवर्तन जैसे पब्लिक इनकम, नेशनल इनकम हो तो हम मानते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। मतलब अभी केवल परिवर्तन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, हमारे ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है। लेकिन यदि इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हो? कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य है, इन क्षेत्र में क्या हो? सुधार होते चले जाएं तो क्या होगा? वो आर्थिक विकास की दृष्टि में आएगा। किस क्षेत्र में आएगा भैया? वो आर्थिक विकास वाले पार्ट में आएगा। आता हमारा मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य में अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल वस्तुओं का मानक मूल्य मौद्रिक मूल्य कहलाता है। ये क्या अपना इंडिया है।
अब इस इंडिया में एग्जाम्पल के रूप में ऐसे मानो इसमें 10 कुंटल गेहूं हुआ, 20 कुंटल मक्का, 30 कुंटल सरसों, 40 कुंटल क्या हुई चना हुआ, और भी बहुत सारी सोयाबीन वगैरह उत्पादन हुई। कुछ सेक्टर हमने सर्विस के माध्यम से उत्पादन करा। तो मैं आपसे बात करूं, यदि जब हम बात करेंगे जीडीपी की, तो क्या हम ये कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ पर इतना चना, इतनी मक्का, इतना गेहूं उत्पादन हुआ? नहीं, हम कहेंगे कि भैया हमारी जीडीपी इतने रुपए की है। हमारी जीडीपी यदि हम कहें 50 रुपए, यदि हम इस तरह बात करें तो हमारी जीडीपी इतने रुपए की है, तो उसका मौद्रिक मूल्य है, मतलब कुल उत्पादित जो सामान है उस सामान का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या कहलाता है हमारा? वो मौद्रिक मूल्य कहलाता है। उस सामान की लागत सॉरी अनुमानित मूल्य क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य। अब इसके बाद पढ़ेंगे हमने अर्थव्यवस्था के सेक्टर। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र। इस सेक्टर में कृषि उत्पादित उत्पाद रखे जाते हैं, लेकिन उन उत्पादों को उद्योग में ले जाकर रूप परिवर्तन नहीं हुआ हो। कृषि उत्पादित क्षेत्र रखे जा रहे हैं लेकिन उनका क्या नहीं हो? रूप उत्पादित नहीं हुआ हो। तो कौन से में आएंगे? वो आएंगे प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र में, जैसे कृषि, खनन, वनस्पति उत्पादन, कृषि संबंधित वस्तुएं जिनका उद्योग में परिवर्तन नहीं हुआ हो इस क्षेत्र में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। यदि हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वह वस्तु आते हैं जिनका उद्योग में जाकर रूप बदल चुका है, जैसे बोतल बंद पानी है, पिसा हुआ आटा है, ब्रेड है, बेसन है। तो किस क्षेत्र में आए? वो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आए। जैसे उद्योग, जैसे खदान से कच्चा लोहा निकालकर उसको बेचना, बेचना इसमें नहीं लिखेंगे। अब आता है निर्माण। निर्माण के क्षेत्र में क्या जाएगा भैया? निर्माण, किसान गेहूं खरीदकर, किसान से, यहाँ पर से लिखना भाई, किसान से गेहूं खरीदकर, किसान से गेहूं खरीदकर क्या करना? किसान से गेहूं खरीदकर उसको आटा बनाकर बेच दिया। तो मतलब निर्माण के क्षेत्र में गए कि नहीं गए? उद्योग में जाकर रूप परिवर्तन हुआ, आटे का, गेहूं का क्या बना दिया? आटा। अब आते हैं तीसरे वाले क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, आटे से ब्रेड बनाकर बेचना। देखो पहले तो गेहूं से आटा बनाया, अब उस आटे वाले ने भी, मतलब जैसे कोई किसान है ए, कोई किसान कौन था? ए किसान ने गेहूं उगाया। क्या उगाया? गेहूं उगाया इस किसान ने। अब एक व्यक्ति है बी, उस बी व्यक्ति ने इससे गेहूं खरीद करके उसका क्या बना दिया? उसका बना दिया आटा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है सी, उस सी व्यक्ति ने क्या किया? यहाँ से आटा खरीद करके उसका क्या बना दिया? उसका ब्रेड बना करके बेच दिया। तो किस क्षेत्र में गए? विनिर्माण के क्षेत्र में गए कि नहीं गए? हम गए भैया विनिर्माण वाले क्षेत्र में। अब बात आती है तृतीयक क्षेत्र की। इसमें क्या आता है? बोतल बंद पानी, ब्रेड वगैरह चीजें इसी में आती हैं। अब आता है हमारा कौन सा? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, इसमें क्या था? इस सेक्टर में कंपनी लोगों द्वारा नौकरी करके या डायरेक्ट दी जाने वाली सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग, पुलिस, अध्यापन। बैंकिंग के द्वारा बैंक की सेवाएं दिया जाना, पुलिस के द्वारा सुरक्षा दिया जाना, अध्यापन करके क्या देना? बच्चों को अध्यापन कार्य दिया जाना। उसके बाद क्या आएगा भैया? भूमि को पट्टे पर देना। कुछ किसान ऐसे होते हैं जैसे भूमि को पट्टे पर दे दिया, क्या दे दिया? भूमि को पट्टे पर दे दिया। तो वो कहाँ आते हैं? वो सब चीजें तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी किस क्षेत्र में आती हैं? तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो सेक्टर आपको समझ में आए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। मैंने तो बता था अब हम पढ़ेंगे जीडीपी। अब हम बात करने वाले हैं जीडीपी की। जीडीपी यहां पर लिखा हुआ है पहला ग्रोस, इसको लिखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, एक बार स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो उसको सुधार लीजिएगा। जीडीपी यहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई जीडीपी, जीडीपी लिखा हुआ है। इंग्लिश थोड़ी मतलब कमजोरी है तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अभी जीडीपी वाले सेक्टर की। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल। अब देखा ना इसकी डेफिनेशन में चीजें लिखी हुई है। सकल, घरेलू, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू उत्पाद, जीडीपी जीएनबी। सकल घरेलू उत्पाद मतलब सकल का मतलब होता है कुल, कुल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे लिखेंगे कुल, सकल के पीछे क्या लिखेंगे? कुल, यानी टोटल।
कुल घरेलू उत्पाद मतलब घर में होने वाला टोटल उत्पाद। आप कहोगे भैया अच्छा मतलब जो हम घर में उगाते हैं वो वाला, मैंने कहा वो घर नहीं, घर का मतलब यहाँ पर पूरी कंट्री, पूरे क्षेत्र से हो रहा। मैंने तुम्हें जब शुरू में अर्थव्यवस्था बताई थी तो मैंने तुम्हें एक बात ये नहीं बताई थी कि भैया अर्थव्यवस्था के पीछे जब तक किसी देश, किसी स्थान, किसी जिले, किसी प्रॉपर स्थान का नाम नहीं लग जाता तब तक अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। तो लिखेंगे भैया जीडीपी। जीडीपी मतलब किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता भैया? जीडीपी कहलाता। और भैया लेकिन देश में तो क्या रहा है, नागरिक भी महंगे देश के। लेकिन एक बात हो सकती है, देश में एक तो नागरिक हुए, दूसरे क्या हुए, विदेश वाले भी तो रहते हैं। यहाँ पर कंपनी वगैरह होती है देश के अंदर, मतलब एक तो देश के नागरिक, दूसरे देश के क्या हुए, देश के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिक। क्या दोनों ने यदि उत्पादन कर रहा वो उसे भी जोड़ लेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। यदि देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य है, देखो ये क्या अपना इंडिया, भैया अपना इंडिया है। अब ये इंडिया के अंदर इस इंडिया के अंदर भारत प्लस विदेशी द्वारा कुल उत्पादन, भारतीय प्लस विदेशी द्वारा कुल उत्पादन, इस मैप के अंदर भारतीय प्लस विदेशी द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाता है। जैसे हमारे भारत के मैप के अंदर तुम्हें दिख रहा, यहाँ पर भारतीय भी लिख रहे हैं, यहाँ पर विदेशी भी लिख रहे हैं, दोनों ने मिलकर जो उत्पादन करा उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे भैया कुल उत्पादन, मतलब जीडीपी। क्या कहेंगे भैया? उसे जीडीपी कहेंगे। यहीं पे लिख लेंगे। चलो, किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, इस तरह लिखना, भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं का, उत्पादित वस्तुएं, उत्पादित वस्तुओं का, उत्पादित वस्तुओं बाहर, उत्पादित नागरिक प्लस विदेशी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। मतलब यदि हम बात करें अपने भारत की, तो अपने भारत में मतलब भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा, जैसे देख लें यहाँ पर टेस्ला कंपनी भी काम कर रही है। यूएस की कौन सी? टेस्ला कंपनी काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक वगैरह सब उत्पादन क्या कर रही है? यहाँ पर कर रही है। तो उनका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? वो भारत की जीडीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत की जीडीपी कहलाएगा। जैसे बात करें भाई एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल ये क्या अपना इंडिया का मैप है मेरे भाई। क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? मैप में भी कुशल होना चाहिए भैया। क्योंकि मैप ये ऐसा चीज नहीं जो केवल एक ही चीज हम आती है, थोड़ा मैप बड़ा बन गया है। शायद मैं भी बनाना भूल गया। पूर्वोत्तर भारत थोड़ा बड़ा बन गया यार, क्या ये क्या है? भारत है।
पाएगा। चलो ऐसे देखो, भारत का मैप है। क्या है? भारत का मैप है। अब इस भारत के मैप के अंदर कौन सी कंपनी? एप्पल भी काम कर रही है भैया। कौन सी कंपनी काम कर रही है? एप्पल भी तो काम कर रही है। दूसरी कौन सी कंपनी काम कर रही है? दूसरी गूगल भी काम कर रही है। तीसरी लावा भी काम कर रही है। चौथी सैमसंग भी काम कर रही है। तो इन सब के द्वारा उत्पादित सभी, देखिए तो कौन सी है। अब मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, एक तरह से दिखाऊं, लावा को लिखेंगे अलग है, लावा। लावा अब लिखेंगे इस तरह से कि दोनों कंपनी कैसी हैं? ये तो है भारतीय है, लावा कैसी कंपनी है? भारतीय है। ये दोनों कैसी हैं? विदेशी हैं। कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। कुल उत्पादन का क्या मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो शायद ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होंगी। क्या हो गई? ये चीज आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करें यहाँ पर, इससे बाद मैंने तो बताया था एनडीपी। जीडीपी के बाद में क्या बताया था? एनडीपी बताया था। जीडीपी के बाद क्या बताया मैंने आपको? एनडीपी। अब यदि एनडीपी में आपने देखा होगा, एनडीपी हेडिंग डालेंगे, अगली वाली का हेडिंग क्या डालेंगे? एनडीपी। एनडीपी में क्या होता है? जब हम किसी चीजों का उत्पादन करते हैं, जैसे हमने क्या लगाया? तो उद्योग लगाया, कारखाना लगाया, तो उसमें जब हम चीजों का उत्पादन करते हैं तो उसमें से जो कुछ चीजें टूट फूट जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या उन चीजों के नुकसान को अपनी आय में जोड़ते हैं? भैया बिल्कुल नहीं जोड़ते। हम तो अपनी आय में क्या जोड़ते हैं? हम अपनी आय में केवल वो चीजें जोड़ते हैं जो क्या है, जो क्या है भैया, जो टूट फूट से अलग करके बच जाती हैं। जैसे ऐसा मानो हमने कोई क्या लगाई, हमने कोई आटा चक्की लगाई, एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, इसको लिख लेंगे चलो एक बार, तो आप भी बताएंगे उससे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यदि जीएनपी, यदि जीडीपी में से, यदि जीडीपी में से उत्पादन करते समय लिखेंगे, यदि जीडीपी में से, जीडीपी में से उत्पादन होते समय, यदि जीडीपी में से उत्पादन होते समय जो टूट फूट का खर्चा होता है, उसे घटा दें, तो क्या होता है? तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है, एनडीपी प्राप्त होता है। हमें क्या हुआ? हमें एनडीपी प्राप्त हुआ। आप कहेंगे भैया यार ये क्या नया लॉजिक है? मैंने कहा भैया इनमें बच्चे गिर जाते हैं जीडीपी एनडीपी में। जीडीपी एनडीपी में बच्चे क्या होते हैं? रिल जाते हैं, पता नहीं चलता कि जीडीपी चल रही है, एनडीपी चल रही है। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा एनडीपी क्या होता है, क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा जीडीपी क्या होता है। लेकिन आपने जीडीपी को पढ़ा अच्छी तरह से, अब आप एनडीपी को देखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एनडीपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला क्या होता है एनडीपी का? एनडीपी क्या फॉर्मूला होता? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन या फिर टूट फूट
फूड फूड खर्च। मतलब क्या था, जब हम चीजों को उत्पादन कर रहे थे तो चीजों को उत्पादन करते समय क्या हुआ, तो जब हम चीजों को उत्पादन कर रहे थे तो उत्पादन करते वक्त क्या हुआ, जैसे हमने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई तो उत्पादन करते समय जो टूट फूट हुआ, उस टूट फूट को घटा दें तो क्या चीजें प्राप्त होंगी, हमें एनडीपी प्राप्त होगी। जैसे क्या होगी, एनडीपी प्राप्त होगी। जैसे जब हम, चलो इसे इतने नहीं, क्या होती है, हमें एनडीपी प्राप्त होती है। और इसके बाद क्या आएगा, अब आती है हमारी, अब जो आएगा, अब आएगी हमारी एनएनपी। एनएनपी और जीएनपी, एनएनपी और जीएनपी। एनएनपी नंबर 3 लिखेंगे हेडिंग, जीएनपी डाल देंगे। 10 कितनी हो गई, ये और अपडेट होनी है। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हालांकि टॉपिक हमारा कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको एक बार देख लेंगे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, जीडीपी में तो हमने क्या कहा था, जीडीपी में मैंने बताया भारत प्लस विदेशी दोनों के द्वारा उत्पादन जो वस्तु होगी उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। लेकिन यदि हम बात करें जीएनपी की, इसमें क्या होगा, यदि यदि क्या करें हम इस जीएनपी में, यदि हम क्या करें, जैसे देखो कुछ भारतीय लोग क्या करते, कुछ भारतीय लोग विदेश में काम नहीं करते, जैसे कोई सऊदी अरब चला गया, कोई कुवैत, कोई ईरान, कोई यूएस, कोई जर्मनी, बहुत लोग जाते हैं विदेश में काम करने के लिए। यदि हम क्या करें, भारत में रह रहे जीडीपी में से क्या करें, भारत में रह रहे विदेशियों की आय घटा दें और विदेश में रह रहे भारतीयों की आय जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जीएनपी। तो लिखेंगे इसकी हेडिंग डाल करके, बहुत आसान चीजें हैं। यदि जीडीपी में से भारत में रह रहे, जीडीपी में से भारत में रह रहे, जीडीपी में भारत में रहकर विदेशी द्वारा उत्पादन, विदेशी उत्पादन, जीडीपी में से विदेशी उत्पादन, इसको अलग कलम में लिखेंगे, विदेशी उत्पादन को, विदेशी उत्पादन को घटा दें, विदेशी उत्पादन को घटा दें तथा भारत में रहकर, भारत में यदि जीडीपी में से भारत में रहकर विदेशी उत्पादन करने वाले की आय घटा दें, विदेशी उत्पादन घटाते रह सको, विदेशी उत्पादन घटा दें तथा विदेशों में रह रहे, तथा विदेशों में रह रहे, तथा विदेशों में रहकर उत्पादन कर रहे भारतीयों की आय जोड़ दें, उत्पादन कर रहे भारतीयों की आय जीडीपी में जोड़ दें, जीडीपी में जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा भैया, तो जीएनपी प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होता है। क्या होता है, जीएनपी प्राप्त होता है।
अब एक बात देखो, अब एग्जांपल का जीडीपी बढ़ने के क्या कारण है, जीडीपी बढ़ने से क्या फायदा होता है, जीडीपी बढ़ने से नुकसान क्या होता है। अब कंपनी कहती, मतलब भारत सरकार कहती है विदेशी कंपनियों से कि भाई अब हमारे यहाँ पर आकर उत्पादन करो। मतलब एप्पल कंपनी को बुलाया था पिछले साल गवर्नमेंट ने कि भाई आप भारत में रहकर उत्पादन करो। तो पता मैं सोचा था यार पता नहीं इनको लोगों को पता नहीं भारत में बुला रहे हैं कंपनी को ये, अब भारत में बुलाने से इन लोगों को पता नहीं क्या फायदा होगा। मैंने कहा भाई एक बार देख लेंगे। तो जब देखा ना वो कंपनी भारत में आई, भाई जीडीपी में विदेशी कंपनी कहाँ पर आई, विदेशी कंपनी आई भारत में। जब विदेशी कंपनी कहाँ पर आ जाएगी भैया, भारत में आ जाएगी, तो भारत में आने के बाद में ऐसा तो है नहीं वो वर्कर वहां से लाएगी, यहाँ पर उत्पादन करेगी फोन वगैरह का, तो उसके कर्मचारी कहाँ से लेकर आएगी, वो हम तुम इन सब में से तो उनकी क्या करेगी, उनकी भर्ती करेगी। तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो जीडीपी बढ़ने से क्या फायदा हुआ रोजगार मिलता है लोगों को, क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। दूसरा सरकार को टैक्स मिलता है। बेशक विदेशी कंपनियां भारत में रहकर उत्पादन कर रही है, तो मतलब क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिलेगा और टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। अब इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया, इसका एक फॉर्मूला लिख लेंगे एनएनपी का। जीएनपी बराबर लिखेंगे हेडिंग डाल करके, जीएनपी बराबर एक मान लेंगे पॉइंट थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा। माना मैथ के स्टूडेंट तो मान लोगे, माना भारत में विदेशी उत्पादन, भारत में विदेशी उत्पादन को हमने क्या माना, भारत में विदेशी उत्पादन को हमने वी मान लिया। अब कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, भारत में विदेशी उत्पादन को हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया। तथा विदेशों में भारतीय उत्पादन, विदेशों में भारतीय उत्पादन, विदेशों में भारतीय उत्पादन क्या मान लेंगे, बी। अब कुछ ही मान लो ए बी सी जेड कुछ ही मान सकते हैं, मैथ की तरह होती है इकोनॉमिक्स से। मतलब भारत में विदेशी उत्पादन, भारत में रहकर विदेशी उत्पादन वी मान लिया, विदेशों में भारतीय उत्पादन क्या मान लेंगे, हम बी मान लेंगे। तो जब निकालेंगे ना हम जीएनपी, क्या निकालेंगे भाई, जब हम जीएनपी निकालेंगे तो इनकी जरूर आवश्यकता पड़ेगी। जीएनपी बराबर क्या आएगा, जीडीपी। जीडीपी में क्या करें, विदेशों में जो भारतीय उत्पादन हुआ उसको जोड़ दें। मतलब जीडीपी बराबर क्या हुआ, विदेशों में भारतीय उत्पादन को क्या करें, जोड़ दिया जाए। जीडीपी प्लस बी, विदेशों में रह रहे भारतीय उत्पादन को जोड़ दें, और भारत में रहकर उत्पादन कर रहे हैं विदेशी उत्पादन को क्या करें, घटा दें। तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा भैया जीएनपी। क्या प्राप्त होगा, जीएनपी प्राप्त होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ना तो है, फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या पूछे जाते हैं, फॉर्मूले पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन होता, अब आएगा हमारा एनएनपी। हेडिंग नंबर डालेंगे 4 और अंतिम क्या आएगी हमारी अंतिम हेडिंग, एनएनपी। एनएनपी लिखेंगे, यदि जीएनपी में से उत्पादन में होने वाली टूट फूट घटा दें, तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। लिखेंगे एनएनपी बराबर क्या आएगा भैया, एनएनपी की फुल फॉर्म में पूछ जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक बार इंग्लिश को देख लें क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी में से निकालेंगे जीएनपी माइनस टूट फूट, माइनस उत्पादन में
टूट फूट का खर्चा। उत्पादन से क्या कहता है, टूट फूट का खर्चा घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा भैया एनएनपी। तो भाई ये क्या थी, आज की हमारी क्लासें थी। आज की क्लास में हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज को हम रिवाइज करेंगे एक बार। तो भाई लिखवाने में काफी समय लगता है, अन्यथा यदि मैं इसको घर पे टाइप करके लेकर आऊँ तो शायद एक दिन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। आर्थिक समृद्धि, नेशनल इनकम NIPI में क्या हो, परिवर्तन हो, तो क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा भैया, आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन नेशनल इनकम में आर्थिक समृद्धि के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में परिवर्तन हो तो क्या होगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। मौद्रिक मूल्य, अर्थव्यवस्था में मौजूद जितना भी सामान उत्पादन होता है उस सामान का रुपए में यदि मूल्य आंक लिया जाए, अनुमानित मूल्य क्या कहते हैं, मौद्रिक मूल्य कहलाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से आ जाएंगे, CSO के अनुसार 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, डिवीजन देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और कौन से, कृषि वाले कौन से आ जाएंगे, प्राथमिक में आ जाएंगे, खनन, वनस्पति, द्वितीयक में कौन से आ जाएंगे भैया, जो सामान हम कृषि से निकाल करके उसका रूप चेंज करके उसे बेचना है, किस क्षेत्र में जाएगा, वो द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। तीसरे में कौन सा जाएगा, तीसरे में आता है तृतीयक क्षेत्र, इसमें आता है सेवा वाला, कौन सा भैया, सेवा वाला, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जाएंगे जैसे पुलिस द्वारा सेवा देना, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सेवा देना, अध्यापन कार्य करके सेवा देना, और कौन सी भी किसी कंपनी द्वारा सेवा देने, किस क्षेत्र में आएगी, तृतीयक क्षेत्र में आएगी। बात आती है जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, कांस्टेबल के एग्जाम में जीडीपी की फुल फॉर्म। थ्योरी यदि पीसीएस का एग्जाम देंगे, थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आएगा, एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर नागरिक प्लस विदेशी का मौद्रिक, विदेशी का उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, यहाँ पर मूल्य और लिख लेंगे, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब बात ये भैया, जैसे एप्पल है, गूगल है, लावा, इंडिया, गूगल, एप्पल कहाँ की है, विदेशी कंपनियां हैं, इन सब के द्वारा उत्पादन वस्तु क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। यदि हम बात करें एनडीपी की, तो उत्पादन करते समय कुछ चीजों का टूट फूट हो जाती है, उन चीजों को यदि जीडीपी में दिखाता है क्या प्राप्त होगा, एनडीपी प्राप्त होगा। हम बात करें एनएनपी की, हम किसकी बात करें, एनएनपी की, जीडीपी में से क्या करें, भारत में रहकर विदेशी उत्पादन को घटा दें तथा विदेशों में रहकर भारतीयों द्वारा, विदेशों में रहकर भारतीयों की आय को जीडीपी में जोड़ दें तो एनएनपी प्राप्त होगा। भारत में विदेशी उत्पादन को हमने बी मान लिया, विदेशों में भारतीय उत्पादन क्या माना, हमने बी मान लिया, तो जीएनपी प्राप्त क्या होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया है। अब आती है एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेशनल प्रोडक्ट। यदि जीएनपी में से उत्पादन में होने वाली टूट फूट को घटा दें तो क्या होगा, एनएनपी प्राप्त होगा। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस उत्पादन में होने वाली टूट फूट। तो आज की क्लास हमारी काफी लंबी रही और इसमें हमने काफी कंसेप्ट सीखे, तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।